हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक नए वीडियो के साथ, ये एक इंटेलिजेंट वीडियो है। पहले ये बात बता देता हूं, जिन लोगों की इकोनॉमिक्स की पृष्ठभूमि नहीं है, उन लोगों के लिए मैं सरलता से कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। टॉपिक रहेगा हमारा जॉबलेस ग्रोथ। समझाता हूं, कुछ एक टर्म्स आएंगी इस वीडियो में, उनका धीरे धीरे मैं एक्सप्लेनेशन करता जाऊंगा। टाइटल जॉबलेस। Joblessness is a situation when, although the economy is doing well, but employment is not being generated. Meaning simply, GDP is growing, job opportunity is receding. स्पष्ट रूप से अर्थव्यवस्था को हम दिखा रहे हैं 8% की दर से बढ़ रही है। जीडीपी, यहां एक टर्म आई, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितनी देश में सारी चीजें उत्पादन होती हैं, प्रोडक्शन हो, एग्रीकल्चर में जितने अनाज पैदा होते हैं, फल पैदा होते हैं, सब्जियां पैदा होती हैं, दूध पैदा होता है, मीट इंडस्ट्री है वो, इन सब की कीमत। सेकेंडरी सेक्टर में जितनी भी निर्माण होता है, चाहे नट का है, बोल्ट का है, दरी बनती है, चद्दर बनती है, कपड़ा बनता है, हवाई जहाज बनता है, मोबाइल बनता है, सारी मैन्युफैक्चरिंग है उसका। और तीसरा, सर्विस सेक्टर से जितना पैसा आता है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्सचेंज है, ये सब कुछ। इन सब को अगर जोड़ दें तो बनती है जीडीपी। इनकम में अगर बदलने ना है तो उसको रुपए में बदल देते हैं, इंटरनेशनली डॉलर में बदल देते हैं। हमारा एक सरकार थोड़ी सी बड़ी बात करते हुए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है, वो डॉलर में उस बात को भी समझाएंगे। अर्थव्यवस्था बढ़ती है, ये बहुत अच्छी बात है। 6, 7, 8% से की दर से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और पोटेंशियल हमारी अर्थव्यवस्था में और भी ज्यादा है, आगे बढ़ देंगे। अब हमने प्रोडक्शन के सिस्टम में, मैं यहां पर प्रोडक्शन एक टर्म है, इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें है, द प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। कोई भी चीज का उत्पादन करने के लिए जमीन चाहिए। जमीन का मतलब यहाँ रिसोर्सेज है, सभी रिसोर्सेज। इसमें विशेष तौर से ये भी मैं बताऊंगा, मिनरल भी यहीं पर आ जाएगा इसी में। लेबर में आदमी की कुशलता। जब मैं एमफिल कर रहा था तो इंटरव्यू में ये पूछा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी, एंड माय आंसर वाज, फर्टिलिटी इज नेचुरल रिसोर्स एंड प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्लॉइटेड फर्टिलिटी। आदमी कितना उसमें करता है, तो सक्षम आदमी होता है, उसकी कौशल है, स्किल है, वो उन रिसोर्सेज का उपयोग करने के लिए कितना करता है। जैसे पेट्रोल पड़ा हुआ था,
गाड़ी में व्हील चला है तो वो रिसोर्स बन गया, स्किल। अगला कैपिटल, पूंजीवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आजकल, कैपिटलिज्म विशेष तौर से। उसके बाद क्रोनिक कैपिटलिज्म, पहले भी मैं समझा चुका हूं। पूंजी सबसे बड़ा आजकल एक प्रोडक्शन का में एक कारक हो चुका है। उसके बाद पूंजी भी होने के बाद बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी स्टेट भी जिनके पास कैपिटल है, ठीक से इन्वेस्टमेंट नहीं करते, पड़ा रख दिया। इन्वेस्ट नहीं करोगे तो मल्टीप्लायर नहीं लगेगा। यहां पर एक उदाहरण देता हूं, अगर आदमी 10 लाख रुपए मान लो लगाता है, दो आदमी है एक्स एंड वाई, एक इन्वेस्ट कर देता है 10 लाख का किसी भी चीज में, रियल एस्टेट में करता है, मैन्युफैक्चरिंग में करता है, शॉपकीपिंग में करता है, इन्वेस्ट कर। एक अपना पैसा लेकर बैठा रहता है, बैंक में भी जमा नहीं करता। इन्वेस्ट करने वाले के साथ प्रोडक्शन सिस्टम में आता है या सेल में आता है या ट्रेड में आता है, साइकिल करके हो सकता है 3 बार रोटेट हो जाता है पैसा, तो 3 बार का वो 10 लाख गुना 3, 30 लाख का काम करता है। दिस इज इन्वेस्टमेंट, इसको मल्टीप्लायर है, आगे समझाएंगे किसी अलग से वीडियो में। एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी बड़ी चीज है, सब में हौसला नहीं होता, उद्यम, रिस्क लेने की क्षमता। और मैनेजमेंट, हाउ यू मैनेज द थिंग्स, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपने अपना जो इन्वेस्टमेंट किया, आपके पास अपनी लेबर फोर्स है, आप किस तरह से मार्केटिंग करते हैं, ये सारी चीजें भी आप मिला देते हैं तो ये प्रोडक्शन के फंक्शन हो गए। सारे देश का प्रोडक्शन को अगर कॉस्ट में लगा दे, कीमत में लगा दे, तो उसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ग्रोस डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। और टोटल जो जीडीआई आ गई, इनकम आ गई ग्रोस डोमेस्टिक, उसको टोटल पॉपुलेशन से भाग देते हैं। जैसे अगर 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी है और 150 करोड़ हमारी आबादी है, तो 3 ट्रिलियन अपॉन 150 करोड़ वो पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। अब यहां स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे हम, पर कैपिटा इनकम है उसके भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा अगर ये कहते हैं कि 20% लोगों के पास 80% रिसोर्सेज हैं और 80% जो बच गए वो 20% के ऊपर ही निर्भर करते हैं। सीधी बात यह है कि जब हम लेंगे एवरेज, तो एवरेज बायस होके आ जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ डेटा एक तरफ है जो एवरेज को अफेक्ट कर देगा। तो पर कैपिटा इनकम इज नॉट द रियल इंडिकेटर ऑफ हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। हमको कंज्यूमर इंडेक्स भी देखना पड़ेगा। हम वापस जॉबलेस ग्रोथ के ऊपर आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान 1990 के बाद से, जब से एलपीजी की कंसेप्ट आई, एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, हमने अपने मार्केट को खोल दिया। और ये इंटरनेशनल कंसेप्ट आई, प्रेशर भी होते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट भी होते हैं, क्योंकि दुनिया में पावर ब्लॉक्स बन गए। कहीं G7 है, कहीं G20 है, कहीं आसियान है, कहीं नाटो है, कहीं यूरो है, बहुत सारे ग्रुप्स है। और ग्रुप्स प्रोटेक्ट करते हैं मेंबर कंट्रीज को। हमारा सार्क था जैसे, जो अब कमजोर हो गया किसी तरह से। अब क्योंकि दुनिया एक गांव हो चुकी है, द ग्लोब इज ए विलेज, हमने अपने बॉर्डर्स खोल दिए हैं, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते,
यहां एक और बड़ी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट आती है। बहुत बार हम कहते हैं कि हम आयात को कम कर दें, निर्यात को बढ़ा दें और ग्रोथ हो जाएगी। बड़ा सरल सा नजर आता है ना। अगर हम निर्यात कम कर देंगे, आयात भी कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यहां लॉ ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट आता है। एक जगह पर एक विशेष चीज पर एक्स के ऊपर मान लो टिन पैदा निकालते हैं वो लोग, दूसरे कंट्री वाई में राइस होता है, दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं तो दोनों की जरूरतें पूरी हो जाते हैं और दोनों को ही फायदा है। अब आ गई स्टेट की ड्यूटी। स्टेट की बड़ी ड्यूटीज अगर हम लें तो उनमें से नंबर 1 सिक्योरिटी है, सुरक्षा देश की। नंबर 2 जस्टिस। नंबर 3 हेल्थ एंड एजुकेशन। और चौथे नंबर पे मैं बिल्कुल ये कहूंगा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पैदा करना। क्रिएशन ऑफ जॉब इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। और जॉब क्रिएशन है, इसका मैकेनिज्म बहुत सरल है। आपने सेक्टर वाइज ढूंढ लेनी है चीजें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है, और स्टेट्स के सेंटिमेंट्स भी देखने हैं। यहां एक बहुत अच्छी कंसेप्ट डेवलप हुई थी, यूपी से आई थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। बहुत अच्छी कंसेप्ट थी, लेकिन हुआ क्या, जहां फोकस करना चाहिए था वहां हम थोड़े बहुत हिल डुल जाते हैं। बुलडोजर की संस्कृति से 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट की कंसेप्ट है वो नहीं आएगी, निगाह दूसरी तरफ है। आपने क्या करना है, ये आपके पास समय, यहां पर फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है इकोनॉमिक्स की, टाइम मैनेजमेंट। सीधा सरल भाषा में टाइम इज मनी, और मनी, अकोमुलेशन ऑफ मनी इज कैपिटल। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आपका समय है, उसको कहां लगाते हो। आप लोगों को आपस में भाईचारा सिखाते हो या दूसरे काम में लगाते हो, आप पूजा पाठ में लगाते हो या संस्थाएं बनाने में लगाते हो, आप आंदोलन करने वाले लोगों को रोकने में लगाते हो या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को हेल्दी बनाने में लगाते हो। आप अपने समय को, क्योंकि टेन्योर आपका लिमिटेड होता है सरकारों का, उसी में काम करना होता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई 2000 में, लगभग यूथ का जो रोजगार के लायक है उसमें 35% अनएम्प्लॉयड था। लगभग 2019-20 के आसपास आई कि 65% हो गया ये, और 23-24 में अब लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है ये 85% हो गई है। 85% अगर यंग पीपल के हाथ में जॉबलेसनेस का है तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। मैं डराने के लिए भयावह शब्द नहीं बोलूंगा जो बोलते हैं, स्टिल देयर इज होप। अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी टाइप्स हैं, उनमें अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट अलग है, एजुकेटेड अलग है,
स्किल्ड अलग है, डिस्गाइज जो छुपा हुआ बेरोजगार है वो अलग है, अंडर एम्प्लॉयमेंट अलग है, एग्रीकल्चर अनएम्प्लॉयमेंट अलग है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट अलग है, व्हाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर अनएम्प्लॉयमेंट अलग है। सरल भाषा में जो काम करने के लायक है, फिजिकली फिट है, जो काम करने के लिए जिसमें कुशलता है, जो काम करने की इच्छा भी रखता है, सर्च भी करता है, और फिर भी अगर उसको काम नहीं मिलता है तो इसको हम बेरोजगारी कहेंगे। बहुत एक बड़ी कहावत यह है कि अगर आपने देश में शांति रखनी है तो लोगों को कार्य रोजगार में लगा दे। खाली दिमाग है वो शैतान का घर है, ये पुरानी कहावत है। प्रोडक्टिव कामों में हमारे यूथ को लगाएं। यहाँ लिटरेचर की 3-4 जो अच्छी लिटरेचर की बुक्स हैं उनको मैं रेफर करना चाहूंगा। ग्रामीण जीवन के ऊपर गोदान अच्छी तरह से खोल देता है, कृषि की समस्या, कृषि बेरोजगारी किस तरह से बर्बाद होती है, मॉनसून का क्या इफेक्ट है। फणेश्वर रेणु की बिहार के आंचल की आंचलिक जो कहानी है उस पे जरूर पढ़ ले आप। मैला आंचल जो आजादी के बाद का के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी एक बुक है, मैला आंचल। यहां पर सरकारों के लिए फिर वही बात आ जाती है कि सरकार करें क्या। पहले भी मैंने एक कविता का बेरोजगारी के ऊपर एक कविता का रेफरेंस दिया था, कटे हाथ, अशोक चक्रधर की, कि करना भी चाहता है, मन भी है, स्किल भी है, सारा सब कुछ कर लिया, फिर रोजगार नहीं मिलता तो इसका मतलब लोगों के हाथ काट दिए गए। आपको याद होगा गब्बर सिंह का शोले में एक डायलॉग, ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर। रोजगार नहीं देने का मतलब यह है ठाकुर के हाथ कट गए, बेरोजगार के हाथ कटे हुए। अब बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करें। ये बड़ी लगता है ऐसा है कि बड़ी कठिन बात है बड़ी सरल सी बात। आप एक आदमी को बिना मेहनत के, बिना पसीना बहाए, कुछ भी किए हुए ले जाकर पिज्जा खिलाना चाहोगे, या आप उसी आदमी को पिज्जा बनाना सिखा के और इस लायक मेहनत करवा के कि खुद पिज्जा बनाए और खाए और औरों को भी, परिवार को भी खिलाए। आपकी इच्छा है। सीधी बात, सरकारों के पास रिसोर्सेज आते हैं, बड़ा उसका सोर्स है टैक्स कलेक्शन, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज है, जीएसटी लग गया है, पहले वैट लगता था, माइंस के ऊपर लगा हुआ है, बहुत सारे, ये टैक्स कलेक्शन सबसे बड़ा रिसोर्स है, ड्यूटी एंड टैक्स कलेक्शन। और स्टेट्स ने तो एक और ही धंधा शुरू कर दिया है, गंदा धंधा जिसको कहूंगा, वह दारू, शराब, एक्साइज, इससे कमाइयां शुरू कर दी हैं। और ये मैं बार बार कोट करता हूं, शराब से कमाए हुए पैसे से सरकारों के खर्चे, तनख्वाहें देना उसी तरह का काम है जैसे जुए के कमाई से घर चलाना।
वो भलाई की सरकार हो ही नहीं सकती जो शराब के ठेकों से कमाकर लोगों के घरों में जिससे आग लगती है, अपराध बढ़ता है, उसकी कमाई से अगर वेलफेयर के काम करते हैं। और वेलफेयर की भी बात आ गई, यहां पर आ गई, योर रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट देयर यूजेस आर अनलिमिटेड। आपके संसाधन है वो सीमित हैं, लेकिन उपयोग है सीमित है। आप इन्वेस्टमेंट रूट में ले जाना चाहते हो, या एक नाम चला फ्रीबीज नाम चला है, रेवड़ी चल जिसको कहेंगे, या प्रसादा कहते हैं, प्रसादम कहते हैं, वो प्रसादम में भी आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है। ये भी एक बड़ा एक काम हो गया है। लोगों को काम करने के बजाय परंपराओं में, रीति रिवाजों में, मेलों में, इनमें लगाए रखो। मजहब और धर्म का तो मैं नाम नहीं लगूंगा, किसी को पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन ये वही बात है जैसे घोड़े की आंख के ऊपर पट्टियां बांध देते हैं ना, वो सीधा चलता रहता है, इधर उधर देख रहे। लोगों में क्रिएटिविटी को बर्बाद कर रखा है इन चीजों में। आपने फ्रीबीज रेवड़ियां जो दे दी हैं, जो फ्रीबीज हैं वो भी बताऊंगा कहां पर लगाना चाहिए सरकार को। ये कोई शान की बात नहीं है कि 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो अनाज दे दिया। ये कोई शान की बात नहीं है कि फ्री में आप लोग हैबिटेट दे रहे हो, यात्राएं करवा रहे हो, जो टैक्स पेयर हैं उनको भी फ्री कुछ दे रहे हो। साधनों को आप इन्वेस्टमेंट की बजाय इस तरह के कामों में लगाओगे तो ये पिलफरेजेस या लीकेजेस कहेंगे, उससे उत्पादन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन सिस्टम में नहीं आएगा। थोड़े दिनों के लिए तो ठीक लगती है, लेकिन रोजगार क्रिएशन नहीं होंगे। बात सीधी ये है कि आप मुफ्त की रेवड़ियां बनाना चाहते हो या एक सशक्त राष्ट्र बनाना चाहते हो। हेल्थ और एजुकेशन में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही जरूरी था, इसमें कोई दोनों, सुरक्षा में, न्याय में। यहां फिर बात आ गई, अगर किसी के घर से कोई बच्चा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़कर ऑफिसर बन जाता है, उनके घर से गरीबी चली गई। अगर कोई बीमार आदमी है जो बर्बाद हो जाता है, उसका इलाज करके उसको लेबर फोर्स में जोड़ दिया जाता है, तो ये वेलफेयर का काम है। यहां फ्री भी नहीं है। जस्टिस समय पे मिल जाता है, वहां पर इन्वेस्टमेंट जरूरी है। कितना बड़ा लोग, कितनी संख्या में कोर्ट्स में लोग मुकदमे लड़ रहे हैं, न्याय के लिए बाट जो रहे हैं और नहीं होता। इन्वेस्टमेंट जरूरी है। एक साइकिल है, जॉब क्रिएशन का एक साइकिल है। यहां आप थोड़ा तवज्जो में चाहूंगा। A country is rich because it is rich. A country is poor because it is poor. साइकिल है। आपने चॉइस करना है कि गरीब रहना है या सशक्त और अमीर बनना है। साधन आपके पास जीडीपी है, जो इनकम आ गई है, उस इनकम को खासतौर से सेविंग अट्रैक्ट करो लोगों की। सेविंग का मतलब घर में नहीं रखो, थ्रू बैंकिंग। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, शेयर मार्केट है, जिस तरह से वहां इन म्यूचुअल फंड्स हैं, वहां इन्वेस्ट करवाओ। उस इन्वेस्ट का जो इनकम आ गई, उस इन्वेस्टमेंट को आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कॉमर्शियल सर्विसेज में, आईटी पार्क बनाने में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाओ। जैसे लॉजिस्टिक में बहुत पैसा लगा, हाईवेज बनाए, रेलवेज बनाए, पोर्ट बनाए, एयरपोर्ट बनाए, बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाओ, स्कूल और कॉलेज, हॉस्पिटल्स बनाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाओ, वहां रोजगार पैदा होगा और एक क्लाइमेट बनेगी।
यहां एक बात और बहुत ही जरूरी है, नौजवानों से मेरी मामूली सी प्रार्थना है, जिस तरह से सरकारें रेवड़ियां बांट रही हैं, उसी तरह से संस्थाएं डिग्रियां बांट रही हैं। एक कोटेशन याद आ गई, एक फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी, इतने फ्रैंक आप दे दें और कोई भी डिग्री ले लें, चाहे पीएचडी की ले लें, इस तरह की बात थी। तो किसी ने अप्लाई कर दिया कि मैं कितने फ्रैंक भेज दूं, मेरे घोड़े को पीएचडी की डिग्री चाहिए। वहां से जवाब आया कि हमारी यूनिवर्सिटी गधों को पीएचडी की डिग्री देती है, घोड़ों को नहीं देती है। हमने नियम बना रखा है। ये जो डिग्रियां, मेहरबानी करके सरकारें दो काम कर दे, मेहरबानी करके। एक तो नशे पे लगाम लगा दे, नशा फैलता जा रहा है। चाइना में माओ के समय कल्चरल रेवोल्यूशन कामयाब होने का सबसे बड़ा कारण एक था कि अफीम को रोक दिया। सारा चाइना इसको एक वाटरमेलन कहते थे, मेलन के टुकड़े कर रखे थे। विदेशी कंपनियां थे, अलग अलग क्षेत्रों में अफीम बेचती थी। हिंदुस्तान में भी अफीम की खेती होकर चाइना में खपाई जाती थी अंग्रेजों के जमाने में। अफीम पे रोक लगाई और वहां कल्चरल रेवोल्यूशन हो गया। उसके बाद उन्होंने लिबरलाइजेशन को ले लिया और मॉडल ये है, आज चाइना हमसे लगभग 6 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम 3 ट्रिलियन पे हैं, चाइना 30 ट्रिलियन के ऊपर है। एक तो ये नशा, और दूसरा एक और है मास कॉपिंग। ये जो मुन्ना भाई बना रहे हो ना, नीट का एग्जाम भी, सीट का भी एग्जाम भी, नेट का भी एग्जाम भी, कोई एग्जाम करवा लो, सारे पेपर लीक। कोई ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ गई और सरकारियों का भी बुरा हाल है। कोई किसी की जगह बैठता है, कोई पढ़ता है, कोई मेहनत करता है और लूट कर दूसरे ले जाते हैं। मैं 5-6 बार अपने वीडियोस में डाल चुका हूं, यूपीएससी के मेंबर्स काबिल लोगों को लगाओ, स्टेट के पब्लिक सर्विस के कमीशन के मेंबर काबिल लोगों को लगाओ, एसएसबी में काबिल लोगों को लगाओ। ये जो नकल है इसको लीगली बैन करो, कानूनी रूप से बैन कर दो। अगर आपने ये जो आते हैं ना, इंजीनियर बन जाते हैं और फ्यूज का तार लगाना नहीं आता, आईटी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में डिग्री ले लेते हैं, लैपटॉप खोलना नहीं आता। ये जो अनस्किल्ड जो फ्रॉड है, इसको रोकना जरूरी है। फिर आ जाते हैं जॉब क्रिएशन, गवर्नमेंट किस तरह से क्रिएट करे। देखिए, अलग अलग बंटवारा करता हूं मैं, रूरल, अर्बन, एग्रीकल्चर सेक्टर, या और यू कॉल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, अलग अलग हैं चीजें, स्किल्ड और अनस्किल्ड। यहां आ गया कि आपके पास जितना पैसा है वो कहां पर लगाते हो। अब यहां बात आ गई, एक बहुत बड़ा बिंदु आता है, लगभग 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया और उसमें से बड़ा शेयर बिग कॉरपोरेट्स का है। इसका मतलब क्या है, मठाधीशों ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कमजोर कर दिया, वीक कर दिया, और कॉरपोरेट्स का माफ किया है, जिससे रोजगार पैदा किया जा सकता था। दूसरी बात, आप सर्च करें कहां पर रोजगार ज्यादा है, कौन सा सेक्टर ज्यादा रोजगार देता है, इन्वेस्टमेंट वहां पर करें। स्मॉल स्केल, कॉटेज स्केल, मीडियम स्केल और MSME सबसे ज्यादा रोजगार देता है। तो जब सबसे ज्यादा रोजगार देता है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट भी करो।
और इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म करें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे इन्वेस्टमेंट करें। वहां मैंने पहले बात की थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मॉडल बड़े अच्छे हैं, काम नहीं करते। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप हर जिले पे खोल दें, एक। नंबर 2, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विद सम स्पेशलाइजेशन हर डिस्ट्रिक्ट पे बना दें। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का भी यही है। और जो लोगों की आम सुविधाएं हैं, जो एक क्लाइमेट बनता है जिससे प्रोडक्शन का, उसमें फास्ट ट्रांसपोर्ट, उसके लिए बहुत अच्छी सड़कें हर डिस्ट्रिक्ट पे, 6 लेनर रोड्स, रेलवे ट्रैक को जो डबल ट्रैक करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन और स्पीड बढ़ा दें। लॉजिस्टिक में समय लग जाता है, उससे कॉस्ट बढ़ जाती है। और ट्रेड है उसको एनकरेज करें। यहां मैं एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा। हमारे हिंदुस्तान के ये जो लटकू झटकू थिंकर हैं, इन्होंने एक कंसेप्ट पैदा कर रखी है बड़ी पुरानी, वो लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में। सरल भाषा में बताता हूं, दाल रोटी खाओ फिर भूखे गुण गाओ ना। अपनी डिमांड के लेवल को ऊपर करो। अच्छे जीवन के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी हेल्थ केयर, अच्छे हाउस, अच्छा ट्रांसपोर्ट, अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छे मोबाइल, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, चमचमाते मार्केट, यानी एक गुड लिविंग की बात करें। दाल रोटी से नहीं, दाल रोटी खाओ फिर भूखे। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नीचे कर दिया है, वो आदमी कहीं पे भी कहीं का भी नहीं रहा। कंपटीशन को एनकरेज करो। और एक और बात है, सरकार की एक क्रिटिसिज्म होती है कि वो मोनोपोलिस्टिक, एकाधिकार वाले जो उद्योग हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है। गलत बात है। कितने बड़े बड़े कांड आ रहे हैं, बड़े बड़े, और यूं हिल के फिर वही लोग भूल जाते हैं। अभी सेबी का एक कांड आया है, वो ICICI बैंक के साथ जुड़ा हुआ ये था। पहले भी उसकी एक चेयरमैन थी राजस्थान की, उसके भी ये बात हुई। पता नहीं कांड होते हैं। और एक कहावत है, ले दे के छूट जाना, चले जाते हैं। निजाम बदलते हैं, हालात नहीं बदलते। एक पुरानी कहावत है, एक पॉलिटिकल लीडर की थी, काशीराम ने शायद बोला था कि जितने बार चुनाव होते हैं उतने बार बर्फ पिघलती है, लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। ये मैकेनिज्म होता है ट्रांसफर, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर डेमोक्रेसी में। ये चुनाव आते हैं, अब इनको नजर भी आने लग गया, इतने रुपए खाते में डालेंगे, एक प्लॉट भी देंगे, मकान के लिए भी ये देंगे, ट्रांसपोर्ट का भी ये देंगे, पढ़ाई के लिए भी ये देंगे। इन कामों पे लग रहे हैं। यानी जैसे वोट को खरीद रहे हो। ये नहीं कोई भी कह रहा हम इतने इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे, हम प्रोडक्शन सिस्टम को इतना बढ़ा दें। अब बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के कोर सेक्टर्स हैं, उनको आप लें। एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी बात है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल गारंटी दे दें, एग्रीकल्चर को कॉमर्शियल करें, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के साथ जोड़ के, जहां से बीज से लेकर फल और ट्रेड तक है, वहां की पूरा का पूरा चेन बना दें। फूड प्रोसेसिंग और फूड मार्केटिंग को इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ जोड़ दें, और जो बेनिफिट है वो पेनिट्रेट करके सीधा फार्मर के खाते में जाएं,
और एग्रीकल्चर को थोड़ा डी एग्रीकल्चर भी करें, वहां पर छुपी हुई बेरोजगारी, यानी जहां पर 2 आदमी से काम चलता सकता है वहां पर 5 आदमी लगे हुए हैं। और एग्रीकल्चर के साथ कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग, फिशरीज और ये जो एग वाला है और जितने दूसरे काम है, कॉटेज इंडस्ट्री, उनको फैला दे। इंडस्ट्री की साफ साफ अच्छी, बहुत अच्छी पॉलिसी बनाएं। और एक और काम कर दें, मेहरबानी करके, मैं मेहरबानी शब्द करता हूं क्योंकि करेंगे नहीं, तो अगर करेंगे तो लेबर लॉज को अच्छी तरह से लागू करें, लेबर रिफॉर्म्स को, ऑर्गेनाइज सेक्टर की ग्रोथ करें। 2 हिस्सों में बांट दिया हमने लेबर को, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। अब एक नई कंसेप्ट आई है, गिग। वो सुबह से शाम तक बच्चा ढोता रहता है सामान को, या ओला में, इन टैक्सी में सारे दिन उसका खून पिया जाता है और पैसा बहुत थोड़ा सा मिलता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब सीधा सीधा शोषण है, और क्रोनी कैपिटलिज्म में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसका बड़े स्तर पर शोषण होता है। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब मास अकोमुलेशन ऑफ कैपिटल, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, उसको हम क्रोनी कैपिटलिज्म कहेंगे। हम बहुत बड़े उस जाल में भी फंस गए। एक दूसरा, रेगुलेटरी बॉडी वो काम करे, जैसे लेबर रिफॉर्म्स हैं, उनमें लेबर ऑफिसर्स लगे हुए हैं, वो इस तरह से हो गए जैसे कुछ एक महकमे सिर्फ ठाठ करने के लिए होते हैं, नाम के हैं। वहां पर क्या हो रहा है, क्या उनकी वेलफेयर की स्कीम्स हैं, कहीं शोषण तो नहीं रहे, वो बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होता। अब आपने सेक्टर्स ढूंढने हैं जहां जहां रोजगार ज्यादा बढ़ मिल सकता है। मैं 5 सेक्टर इस वीडियो में बताऊंगा सिर्फ। पहला एक सेक्टर है, वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट के नाम से भी ज्यादा लोग जानते हैं। आप ये देखिए रियल एस्टेट कितना बड़ा है, और वो देश का स्केलेटन बनाता है। कंस्ट्रक्शन में रेलवे, ब्रिज, पोर्ट्स, हाउसेस, शॉप्स, मॉल्स, स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, जो भी निर्माण है, और इसमें कितने तरह के लोग लगे हुए हैं। कोई अपनी जमीन बेचता है। यहां पर एक बात मैं यही कह दूं, लैंड रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। ये जो छीन ली जाती है जमीन किसानों से, ये ठीक बात नहीं है। उसको बहुत ही अच्छा पैसा इतना मिल जाए कि वो अपना कारोबार कर ले, और कारोबार की उसको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए ताकि वो स्पॉइल ना करे पैसा। रियल एस्टेट की बात हो रही थी, जमीन जिसने बेची, जहां रजिस्ट्री होती है, निश्चित रूप से टाइप भी होती होगी, उसमें दलाल भी होता है दोनों के बीच में, वो भी जहां रजिस्ट्री होती है वहां ऑफिसर भी होगा, एक्सचेंज होगा, मनी ट्रांजैक्शन होगी, बैंक में पैसा जाएगा। इसके बाद सामान लिया जाए, रेत है, रोड़ी है, बजरी है, कंक्रीट है, टाइल्स है, सरिया है, बहुत तरह का सामान लगता है, बिजली का सामान है, और फिर इक्विपमेंट घर में लगने के लिए, घर में ऑफिस में जहां पर भी लगे हों। और इसके बाद लेना देना जब होता है, उसमें भी बहुत सारा रोजगार पैदा होगा। 14% रियल एस्टेट में पकड़ के जो भी कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, बिल्डर्स हैं, उनको आपने पकड़ के अंदर कर दिया। एक और बात आती है यहां पर, जेल इज वेरी एबनॉर्मल थिंग। बेल शुड बी नॉर्मल। लोगों को जमानत मिल जाए आराम से कोर्ट में, ये आम बात होनी चाहिए। कन्विक्शन का मतलब अलग है, एक्यूज्ड का मतलब अलग है। और जेलों को ऐसा भी ना बनाए, इतनी सुविधाएं दे दी कि वो हॉस्टल बन गए। अपराधी है, अपराध जेल में भी पनपने लग गया है।
यहां पर भी मॉनिटरिंग की जरूरत है। तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर बताया। दूसरा एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसमें बहुत सारे काम है। डेयरी का है, फिशिंग का है, एग्स का है, ब्लू का है, मछली पालन का है। आपके जितने फूड प्रोडक्ट हैं इनकी प्रोसेसिंग और इसका लॉजिस्टिक बहुत फास्ट होना चाहिए, और यहाँ पर पैसा भी लगाएं। एग्रीकल्चर की मार्केटिंग बहुत जरूरी हो गई है, प्रोडक्ट उसी से में उठ जाना चाहिए, क्योंकि वेजिटेबल फ्रूट्स हैं, ये पेरिशेबल गुड्स हैं, ये उसी दिन अगर आपने सेल नहीं हुआ तो खराब हो जाते हैं। तो आपको चेन बना देनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की भी और आपने स्टोर की भी। तीसरा इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर बहुत बड़ा रोजगार पैदा हो ही नहीं सकता और जीडीपी बढ़ ही नहीं सकती। हमने सीधा सीधा चाइना का मॉडल ले लेना चाहिए, छांट लें कि स्किल कौन कौन सी चीजों में चाहिए, लो स्किल वाली हैं उनको रिजर्व भी कर दें। अब यहां पर एक बड़ी चीज है जहां चाइना ने हमारा एज ले रखा है, इसको ये कहेंगे इकोनॉमी ऑफ स्केल। अगर लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन होता है, जैसे ऑटोमेशन आई तो रिप्लेस करेगा मैनुअल लेबर को, ऑटोमेशन आएगी भी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे आई, रिप्लेस करेगी, लेकिन अगर स्किल्ड लेबर वो बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ जाती है फिर उसकी। चाइना का मॉडल है, आपने इतना ज्यादा प्रोडक्शन करना है, उसका मार्केट करना है कि कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। खास तौर से जितनी भी ये प्लास्टिक की चीजें हैं और मेटल से जुड़ी हुई चीजें हैं, सारा जैसे हमारा डंपिंग हमारा मार्केट आ गया। हिंदुस्तान के पास एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है, वो है बहुत बड़ी पॉपुलेशन, और अब ये मिडिल क्लास की भी बहुत बड़ी हो गई है, फैट हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रोजगार बढ़ाते ही बढ़ाते हैं तो उसका पेनिट्रेशन आम आदमी भी बढ़ता जाएगा। सरकारों को भी कुछ बेवकूफियां नहीं करनी चाहिए, मैं साफ कह रहा हूं, ये अनवाइज स्टेप्स थे। नोटबंदी की क्या जरूरत थी? 2% इकोनॉमी जीडीपी नीचे आ गई, इतना कठोर लॉकडाउन लगा, उसने इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। लिक्विडिटी पंप आउट हो जाती है, यानी पैसा अगर बाहर चला जाता है या सुस्त पड़ा रहता है, पड़ जाता है, तो अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी, रोजगार कम हो जाएगा। मैं फिर हिंदुस्तान के किसान को सैल्यूट करना चाहूंगा। नोटबंदी और लॉकडाउन में अनाज का प्रोडक्शन कम नहीं हुआ। 150 करोड़ आबादी के पेट में रोटी किसान की वजह से गई। इस बात का देश को ग्रेटफुल होना चाहिए। हुआ उल्टा, जब लॉकडाउन के बाद दोबारा प्रोसेस जब नॉर्मल हुआ, वही किसान जब एमएसपी मांग रहा था तो सड़कों के ऊपर कील लगा दी थी। वो बॉर्डर, इस चीज को एड्रेस करना जरूरी है। प्रोडक्शन की श्योरिटी होनी चाहिए कि मार्केट में वो बिके। 16 लाख करोड़ रुपए आप कॉर्पोरेट का माफ कर देते हैं और 1 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी नहीं दे सकते। बेनिफिट्स कहां पेनिट्रेट करेगा? ये चीजें अब समझ में आने लग गई है। यहां जो जॉबलेसनेस है उसके कुछ कारण हैं, उनको मैं डिटेल से आपको बताता हूं। पहला कारण है रिसेशन। जब आ जाता है मंदी, मंदी में ये नहीं है कि प्रोडक्शन नहीं होता, मंदी में ये होता है कि डिमांड कम हो जाती है। मार्केट में सारी चीजें होती हैं लेकिन लोगों के पास
पैसा कम हो जाता है, जैसे नोटबंदी में हुआ, जैसे लॉकडाउन में हुआ। मार्केट में चीजें थी लेकिन बिकती नहीं थी। इससे जॉबलेसनेस हो गई। लोग, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि लोगों का कंज्यूम करने की आदत डालें। डिमांड क्रिएशन इज वन एस्पेक्ट। दूसरा, कई बार साइकिल होता है, डिप्रेशन आ जाता है। हम विदेश में चीजें भेजते हैं और वापस आ जाती हैं, वहां मार्केट नहीं होता। बहुत बार वार हो जाता है, जैसे यूक्रेन का वार अब चला हुआ है, इजराइल फिलिस्तीन का चला हुआ है। ऐसी हालत में भी चीजें खराब हो जाती हैं। तीसरा है एक टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। यहां एक प्रोग्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे आप छोटा सा उदाहरण दें, लोहे का टाइपराइटर का की जगह कंप्यूटर आया, खेती में बैल की जगह ट्रैक्टर आया। जो अब जेसीबी का काम है, वो सारे के सारे जो लोड लेते थे उस सारे काम को जेसीबी करने लग गए। रोलर भी आ गए सड़क निर्माण में। वो रिप्लेस करेगा अनस्किल्ड लेबर को या कम स्किल्ड को। इसलिए स्किल इंप्रूवमेंट, जो कौशल का विकास करना, ये बहुत ही जरूरी होता है। ये इसके ऊपर जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही स्पीड ऑफ ग्रोथ, एक्सेलरेशन, जैसे गियर बदलते हैं ना, इकोनॉमी गियर बदल जाएगी। इसके बाद आउटसोर्स कर दी जाते हैं कुछ काम। ये एक बड़ी चीज आ रही है, ठेके पे काम करना, आउटसोर्स कर देना। यहां मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। जिस पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में शुरू में मैं लेक्चरर था, बाद में एसोसिएट प्रोफेसर रहा, उसके बाद में प्रिंसिपल बन गया। उसी कॉलेज में जिस समय हम लगे उस समय 125 रेगुलर लेक्चरर्स थे। वहां अब 15 रेगुलर लेक्चरर या जो एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर है। बाकी सारा ही काम एक तरह से आउटसोर्स कर रखा है। उसको बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर लेता है, कोई थोड़े पैसे में करवाते हैं, यानी पूरा पैसा नहीं दिया जाता। यहां से भी एक छुपी हुई बेरोजगारी। काम करवाते हैं, पैसा देने की इच्छा नहीं होती। और कुछ एक ऐसे हैं, वो मेरे बेटे काम करना ही नहीं चाहते। शरीर भी ठीक है, काम भी आता है, स्किल भी थोड़ी सीख ली, काम नहीं करना चाहते। वो एक ही तरह से काम करते हैं। उसमें जो एक कहानी आती थी बचपन में कि एक जामुन का पेड़ था, एक आदमी ने मुंह खोल रखा था, घोड़े पर एक आदमी आया और उसने पूछा कि क्यों नहीं? कहता, जामुन जब टूट के मेरे मुंह में आएगा तब मैं जामुन को खा लूंगा। उस घुड़सवार ने, हॉर्स राइडर ने उसको एक चाबुक मारी और एक संदेश दिया, डोंट बी लेजी। आलसी है, इसकी संख्या भी बहुत बड़े। सारे दिन पान चबाते रहते हैं, बीड़ी पीते रहते हैं, थूकते रहते हैं, ओपन डेफिकेशन करते रहते, गंदगी फैलाते हैं देश में। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, वो है घोड़े पर बैठे हुआ चाबुक वाला एक आदमी, यानी कानून। काम के रास्ते खोलो और लोगों को काम पे लगाओ और एक डिग्निटी ऑफ लेबर को रेस्पेक्ट भी दें। उनको एक आमदनी का साधन बनाए उनके लिए, और परिवारों में, समाज में और देश में मेहनत को इज्जत देनी सीखें। इसी को कहते हैं कर्ममेव जयते, इसी को कहते हैं सत्यमेव जयते, और इसी को कहते हैं सर्वमेव जयते। फिर वही बात कहता हूं, काम करने के लिए अगर देश को आगे आपने बढ़ाना है तो एक ही जरूरत है, एक ही चीज की, और वो है आप लोगों की एक विल पावर की। विल पावर को आप हिम्मत भी कह सकते हैं। और फिर वही की वही बात रिपीट करूंगा, पता नहीं आप लोगों के दिमाग में वो अच्छी बात घुस जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान।
हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाहिगुरु, हिम्मत है भगवान, हिम्मत है भगवान।